हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बाजार के एक मुख्य रूप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स में आप भली भांति जान चुके हो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है और एकाधिकारी बाजार क्या होता है। वास्तविक जीवन में इन दोनों बाजारों से हटकर जो एक बाजार की स्थिति पाई जाती है वो है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता की धारणा का प्रयोग सन 1933 के बाद किया जाने लगा है, क्योंकि इस वर्ष श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की बुक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन तथा प्रोफेसर चैम्बरलिन की बुक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का प्रकाशन हुआ और इन बुक्स के प्रकाशन के बाद ही अपूर्ण प्रतियोगिता की धारणा का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया जाने लगा है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 इसके आगे रूप हैं। कौन कौन से देखिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारी प्रतियोगिता, ड्यूपोली अर्थात द्वितीय अधिकार, ओलिगोपोली अर्थात अल्पाधिकार। अब इन विभिन्न बाजारों में विक्रेताओं की संख्या में अंतर पाया जाता है, क्योंकि क्रेताओं की संख्या तो हर बाजार में ही अधिक मात्रा में होती है। जैसे कि जो आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो लिया था उसमें क्या था कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब प्रत्येक विक्रेता जो कि असंख्य विक्रेता थे, उनमें हर विक्रेता की वस्तु एक दूसरे के समरूप होती थी। और जो दूसरा किया था एकाधिकारी बाजार, उसमें एक ही विक्रेता होता है। अब यहाँ पर ये जो हमने लिया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिकारी प्रतियोगिता, तो इसमें क्या है कि विक्रेताओं की संख्या तो इसमें भी बहुत अधिक होती है, परंतु प्रत्येक विक्रेता जो है वो एक दूसरे से विभिन्न वस्तुएं बेचता है, यानी कि प्रत्येक विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से विभिन्न होती है। ठीक है। तो दूसरा है ड्यूओपोली। अब ड्यूओपोली यानी कि द्वितीय अधिकार, तो इसमें क्या है, 2 विक्रेता होते हैं जिनका मार्केट में कंट्रोल होता है, सप्लाई पर कंट्रोल पाया जाता है। तीसरा है ओलिगोपोली अर्थात अल्पाधिकार। अब अल्पाधिकार यानी कि 2 शब्दों से मिलकर जो बना है अल्प प्लस अधिकार, यानी कि इसमें कुछ ही फर्मों या कुछ विक्रेताओं का उत्पादन पर या पूर्ति पर अधिकार होता है। तो आइए अब आगे हम चर्चा करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर मैनी सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द अदर सेलर इन वन रिस्पेक्ट और अदर। यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अलग पाई जाती है। देखिए यहाँ हम एक डेफिनेशन लेते हैं। जेएस बेंस के अनुसार क्या डेफिनेशन दी है उन्होंने, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज a market where there is a large number of small sellers selling differentiated but close substitute products। यानी कि इस बाजार में क्या है, बहुत अधिक संख्या में विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता एक दूसरे से विभेदीकृत वस्तु और साथ ही निकटतम स्थानापन्न वस्तु को बेचते हैं। यानी कि इस बाजार में जो भी फर्म होती है वो प्रत्येक फर्म एक दूसरे से विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करती है,
परंतु साथ ही वे एक दूसरे के निकटतम स्थानापन्न भी होते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में। तो क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, देखिए। सबसे पहले है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब इस बाजार में क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको पहले कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, परंतु वहां अंतर क्या था कि प्रत्येक विक्रेता की वस्तु समरूप होती है, यानी कि सभी फर्में समरूप वस्तुएं बेचती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भी विक्रेता या फर्म्स हैं वो एक दूसरे से विभेदीकृत वस्तुएं बेचते हैं। तो इसीलिए जो अगली विशेषता है, जो इस बाजार की सबसे मुख्य विशेषता है, जो कि इसे अन्य बाजारों से अलग बनाती है, वो क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि वस्तु विभिन्नता। अर्थात प्रत्येक फर्म द्वारा बेची जाने वाली वस्तु एक दूसरे से विभिन्न होती है और यह वस्तु विभिन्नता वस्तु के रंग, रूप, आकार, गुण, पैकिंग या क्वालिटी या इसके अलावा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं में अंतर के रूप में पाई जा सकती है। जैसे कि आपको वास्तविक जीवन में इस प्रकार के बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसे कि टूथपेस्ट है। अब विभिन्न प्रकार के टूथपेस्ट जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि सिबाका, फोरहेंस, कोलगेट, क्लोजअप, ये क्या है, इस प्रकार के सब्स्टिट्यूट बेचने वाली जो फर्में हैं वो क्या है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का एक उदाहरण है। इसके अलावा हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि चाय बेचने वाली फर्में, जैसे कि दैनिक जीवन में क्या है, चाय के हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि ताजा, टाटा, ताजा, लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड, ताजमहल। तो ये क्या है, विभिन्न चाय बेचने वाली फर्में हैं। अब इस प्रकार के बाजार में फर्म जो होती है वो क्या है, अपने उत्पाद के लिए एकाधिकारी भी होती है, यानी कि अपनी वस्तु के उत्पादन पर उसका एकाधिकार पाया जाता है। जैसे कि साबुन बनाने वाली फर्म्स लीजिए, सपोज आप लक्स, लिरिल, हमाम, रेक्सोना, गोदरेज, ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब इसमें जैसे कि लक्स है, लक्स साबुन बनाने वाली फर्म, यानी कि जैसे कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो है, उसका लक्स साबुन के ट्रेडमार्क पर एकाधिकार है, लेकिन साथ ही उसे दूसरे जो उसके सब्स्टिट्यूट हैं, दूसरे जो बाथ सोप हैं, उनसे उसे कंपटीशन भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार के बाजार में फर्म क्या है, एकाधिकार की भी विशेषता पाई जाती है, साथ ही प्रतियोगिता भी उसे करनी पड़ती है। ठीक है। अब अगली विशेषता क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो इस बाजार में फर्में कभी भी उद्योग में या बाजार में प्रवेश कर सकती हैं और बाजार को छोड़कर भी जा सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागतें। विक्रय लागतों की जो धारणा है वो भी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की एक मुख्य विशेषता है, जो कि अन्य बाजारों में कम ही देखने को मिलती है। अब विक्रय लागतें होती क्या है? विक्रय लागतें किसी वस्तु को बेचने के लिए, उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए, उसके विज्ञापन पर, उसके प्रचार प्रसार पर जो खर्च किया जाता है उसे विक्रय लागतें कहते हैं। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में चूंकि सभी फर्में एक दूसरे की समरूप वस्तुएं बेचती हैं, तो इसीलिए उस बाजार में
वस्तु के विज्ञापन पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती। और एकाधिकार में चूंकि एक ही विक्रेता होता है, एक ही फर्म होती है, तो इसीलिए उसे भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए उसके विज्ञापन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि जब फर्म बाजार में पहली बार उत्पादन करना शुरू करती है तो ग्राहकों को अपने उत्पादन की सूचना देने के लिए हो सकता है कि एक बार कुछ खर्चा कर दे, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता की तरह फर्म को अपने उत्पाद के बारे में ग्राहकों को बार बार सूचना देना या बार बार उनको ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसके विज्ञापन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म को न केवल अपने ग्राहकों को अपनी वस्तु की, अपने उत्पाद की सूचना देना ही काफी होता है, बल्कि ग्राहकों को बार बार याद दिलाने के लिए, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके विज्ञापन पर काफी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये विक्रय लागतें एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की एक मुख्य विशेषता है। उसके बाद है कीमत नियंत्रण, कि इस बाजार में फर्म का वस्तु की कीमत पर नियंत्रण तो होता है, लेकिन सीमित मात्रा में होता है। अर्थात यदि वो कीमत ऊंची निर्धारित करती है तो वस्तु की मांग में काफी अधिक कमी आ जाएगी, क्योंकि ग्राहक उस वस्तु के जो सब्स्टिट्यूट हैं, जो स्थानापन्न बेचने वाली फर्में हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार यदि फर्म वस्तु की कीमत में थोड़ी सी कमी कर देती है तो उसकी मांग काफी अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, जैसा कि आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत नियंत्रण के बारे में पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि उद्योग कीमत निर्धारित करता है। और एकाधिकारी बाजार में वस्तु की कीमत पर फर्म जो है, एक अकेला विक्रेता है, उसी का नियंत्रण होता है। और यहाँ एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत पर फर्म का नियंत्रण तो होता है, लेकिन सीमित नियंत्रण होता है। ओके, अगली विशेषता है लिमिटेड मोबिलिटी, सीमित गतिशीलता, यानी कि इस बाजार में जो उत्पादन के साधन हैं उनमें सीमित मात्रा में गतिशीलता पाई जाती है। और इसके अलावा क्रेताओं और विक्रेताओं में भी गतिशीलता कम होती है। उसके बाद अगली विशेषता है इम्परफेक्ट नॉलेज, अपूर्ण ज्ञान। तो इस बाजार में क्रेताओं, विक्रेताओं व उत्पादन के साधनों को बाजार संबंधी दशाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती। उत्पादन के साधनों को ये नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ पर काम मिल सकता है, कहाँ काम नहीं मिलेगा। क्रेताओं को ये पूर्ण तरह से ये जानकारी नहीं होती कि कौन सा उत्पाद ज़्यादा अच्छा है, कहाँ पर उत्पाद की कीमत क्या मिल रही है, कौन सी वस्तु उन्हें कहाँ पर उपलब्ध हो सकेगी। और विक्रेताओं को भी इसी तरह से इस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती कि उनके उत्पाद की, उनके प्रोडक्ट की कीमत उन्हें कहाँ पर ज़्यादा मिल सकती है, कहाँ उनके ग्राहक ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्रेताओं, विक्रेताओं व उत्पादन के साधनों को बाजार संबंधी दशाओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती। उसके बाद है ग्रुप कंसेप्ट, यानी कि समूह की धारणा। अब जैसा आपने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के समूह को क्या है, उद्योग कहा जाता है। और वो कौन सी फर्में थी? समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्में। तो इस प्रकार उद्योग क्या है? एक फर्मों का समूह, लेकिन कौन सी फर्मों का समूह? वो क्या है? समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली
फर्मों का समूह। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी फर्में तो बहुत अधिक पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि फर्में जो है विभेदीकृत वस्तुएं बेचती हैं, तो विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को क्या है, ग्रुप शब्द से जाना गया है। समूह यानी कि विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को समूह कहा जाता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को उद्योग कहा गया था। तो क्या है ग्रुप इज द फॉर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटिव गुड्स। ओके, अगली विशेषता है क्या है, डिमांड एंड कॉस्ट कर्व्स ऑफ फर्म्स इन द ग्रुप आर सेम। यानी कि उद्योग में काम कर रही फर्मों के मांग वक्र और लागत वक्र सभी के बराबर होते हैं, एक ही शेप के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे देखिए क्या है, फैक्टर प्राइस एंड टेक्निक आर कांस्टेंट। कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या लिया गया है कि साधनों की कीमतें और तकनीक जो है वो स्थिर माने गए हैं। इसके साथ ही अगली विशेषता क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता। अब देखिए ये जो प्रतियोगिता शब्द है, इस शब्द का प्रयोग हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी किया था। अब वहां पर जो प्रतियोगिता की जाती थी वो किस चीज के लिए थी, वस्तु की कीमत के लिए। यानी कि विक्रेता जो है वो वस्तु की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त करना चाहता है और क्रेता वस्तु की कम से कम कीमत देना चाहता है। और इस सब का रिजल्ट क्या होता है कि वस्तु की कीमत न्यूनतम निर्धारित होती है बाजार में और एक ही कीमत पाई जाती है। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्में जो हैं वो क्या है, वस्तु की कीमत में कमी किए बिना या वस्तु की कीमत में परिवर्तन किए बिना अन्य तरीकों से आपस में प्रतियोगिता करती हैं। अब वो अन्य तरीके क्या हैं कि वस्तु के साथ साथ उपभोक्ताओं को अन्य सुविधाएं प्रदान करके वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि आप टाटा चाय लेंगे तो एक चम्मच फ्री मिलेगा, ताज़ा चाय लेंगे तो एक गिलास फ्री मिलेगा, ताजमहल चाय लेंगे तो एक कटोरी फ्री मिलेगी। तो इस तरह से वो क्या है, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं करते बल्कि अन्य तरीकों से आपस में प्रतियोगिता करते हैं। तो ये गैर कीमत प्रतियोगिता, ये जो है ये धारणा ये एकाधिकारी प्रतियोगिता में ही पाई जाती है। उसके बाद है अगली विशेषता, कॉस्ट कर्व्स ऑफ द फर्म्स आर यू शेप्ड। फर्मों के जो लागत वक्र हैं वो अन्य और बाजारों की तरह, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी हमने स्टडी किया था, एकाधिकारी बाजार में भी, कि फर्म के लागत वक्र जैसे कि AC हो गया आपका, AVC और इसी तरह से ये जो है MC, ये कैसे होते हैं, U आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी अल्पकाल में तो तीनों ही स्थितियां पाई जाती हैं। संतुलन की अवस्था में फर्म जो है 3 स्थितियों में हो सकती है, असामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है, सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है और इसके साथ साथ उसे न्यूनतम हानि भी उठानी पड़ सकती है। और वो न्यूनतम हानि कितनी हो सकती है, बंधी लागतों की हानि, फिक्स कॉस्ट का घाटा जो है फर्म वो उठा सकती है। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में
एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि यदि फर्में असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं तो कुछ और फर्में उस लाभ से आकर्षित होकर बाजार में प्रवेश करेंगी, जिससे क्या होगा कि पूर्ति कम हो जाएगी और पूर्ति बढ़ जाएगी, और पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, और कीमत कम होने से जो असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा था फर्मों को, वो फिर से सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह यदि कुछ फर्मों को मान लीजिए लॉस उठाना पड़ रहा है, तो जिन फर्मों को लॉस उठाना पड़ रहा है वो फर्में क्या है, उद्योग को छोड़कर या बाजार को छोड़कर चली जाएंगी, जिससे उत्पादन में कमी होगी, और उत्पादन में कमी होने से कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, और जो हानि हो रही थी वो फिर से सामान्य लाभ में बदल जाएगी। उसके बाद एक और अगली विशेषता है एक्सेस कैपेसिटी, क्षमता आधिक्य। अब ये देखिए, क्षमता आधिक्य होता क्या है? क्षमता आधिक्य वह स्थिति है जिसमें फर्म का जो वास्तविक उत्पादन जो होता है वो आदर्श उत्पादन ऑप्टिमम आउटपुट से कम होता है। यानी कि इसमें जो है ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सेस कैपेसिटी, क्षमता आधिक्य। यानी कि फर्में जो हैं, जो अपनी क्षमता होती है उससे कम उत्पादन करती हैं, लाभ कमाने के चक्कर में क्या है, जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो ऑप्टिमम आउटपुट से कम किया जाता है। तो बच्चों, ये तो हमने किया आज के इस लेक्चर में कि एकाधिकारी प्रतियोगिता का अर्थ और उसकी विशेषताएं। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।